अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा। मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को एक नए मेहमान के साथ। इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। इस प्रोग्राम के अंदर हम एकेडमिक से और इंडस्ट्री से लोगों को बुलाते हैं जो कि तजुर्बा रखते हैं काफ़ी अपनी फील्ड के अंदर और काफ़ी रिस्पेक्टफुली जो है अपने प्रोफेशन के साथ काम कर रहे होते हैं, नाम होता है उनका। हम उनको बुलाते हैं और आपके लिए देते हैं रहनुमाई। अच्छा जी, आज का जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे आपने हमारे प्रोग्राम के अंदर कॉल्स करनी है, हमें फीडबैक देना है, बताना है। कोई चीज़ आपको सवाल आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो आप उसके लिए बहुत आसान तरीका है, आप हमें कॉल करें 0315000882 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमें SMS कर सकते हैं 8881 के ऊपर। या आजकल जो नया हमारे पास जो मेथड है कम्युनिकेशन का वो है आपका फेसबुक के ऊपर। आप सिंपलेस FM 88.6 की वेबसाइट के ऊपर आप जाइए, फेसबुक पे जाइए पेज के ऊपर, और वहाँ पे आप जो है मैसेज कर दीजिए। जब मैसेज कर रहे हो तो आप हमें कुछ लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा मैं प्रोग्राम के बारे में बता दूं कि आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। उस टॉपिक का जो बुनियादी जो उसका जो समझ लें क्या टाइटल जो है वो ये है बिल्डिंग सस्टेनेबल एजुकेशन मॉडल। अब इसको थोड़ा सा मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ कि ये किसी भी सोसाइटी के लिए हमने कोई ऐसा एजुकेशन मॉडल जो है वो बनाना है जो कि अपने पैरों पे ख़ुद खड़ा रहे और उसके अंदर जो बच्चों की तालीम है उनको बहुत ही आसान बुनियादों के ऊपर उनको मिलती रहे। कोई इस तरह से फ़ीस की वजह से कोई बच्चा घर में परेशान ना हो, ना घर वालों को परेशान करें, और उन बच्चे जो है वो अपनी बुनियादी तालीम भी हासिल करते रहें। तो ये सस्टेनेबल जो एजुकेशन मॉडल है उसके ऊपर मैंने सब सोचा कि उसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि हमारा जो UN के हमारे पास जो 17 जो SDG गोल्स हैं उसके अंदर हमारा जो SDG गोल नंबर 3 है एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, उसके अंदर ये बड़ा अहम रोल अदा करता है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ही इस वक्त जो एजुकेशन के मामलात हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। तो उसके लिए मैंने आज की ये जो हमारी जो गेस्ट है उनको जो जब मैंने उनको देखा, उनका प्रोफाइल तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उनको दावत दी है। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं मैडम नासरा आबिद, जो कि प्रिंसिपल हैं खतीजा काजी स्कूल की, जो कि मेरे ख्याल से नॉर्थ कराची की साइड पे हैं ये। अभी आपको मैं उनसे तारुफ़ कराता हूँ। मैडम नासरा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? अच्छा मैडम नासरा, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है वो संडे को जो है वो हमें टाइम दिया। संडेज बहुत प्रेशियस होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए टाइम तो देना होता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। मुझे उम्मीद थी, क्योंकि आप अच्छा कर रही हैं तो आप अच्छे काम के लिए ज़रूर जो है संडे के दिन, क्योंकि स्पेशली जो है वो फैमिली डे होता है, लेकिन ये कि आपने टाइम निकाला इस प्रोग्राम के लिए। हमारा नियत मकसद यही है कि कुछ जो चीज़ अच्छी हो रही है सोसाइटी में उसको जो है वो प्रोजेक्शन मिलनी चाहिए। तो माशाल्लाह से आप जिस स्कूल के साथ मौजूद हैं, ये जो मेमोरियल, ये मतलब से कोई ट्रस्ट बेस है स्कूल, थोड़ा सा ज़रा बताएंगी क्या है ये? थोड़ा सा। खदीजा काजी अली मेमोरियल हाई स्कूल जो है 2014 से इस्टेब्लिश्ड है, और इसको चलाने के पीछे एक अल अनीस एजुकेशन ट्रस्ट का हाथ है, जिसके साथ एक सोसाइटी भी जुड़ी हुई है, जो बेसिकली इस वक्त 2 स्कूल्स चला रहा है। एक बीकन लाइट एकेडमी, जो कि एक ओ लेवल स्कूल है और वो कमर्शियल स्कूल है, और दूसरा ये जो स्कूल है हमारा खदीजा काजी, ये सुरजानी टाउन पे है। तो इन वे आप यूँ समझ लें कि इस मॉडल के पीछे जिनका हाथ है वैसे सनाउल्लाह काजी का, अब तो खैर वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी बेटियां इस वक्त माशाल्लाह से वो इसको मज़ीद कैरी ऑन कर रहे हैं। और
मिस यास्मीन काजी और फरखंदा का नाम यहाँ लेना पसंद करूंगी, जी जी, जो मेरा सपोर्टर्स हैं। मेरे पीछे का एक बैक सीट है काई साहब के बाद। काई साहब ने बड़े नेक मकसद के साथ ये स्कूल खोला, ठीक है, कि वो हमेशा चाहते थे कि मिडिल क्लास के लिए एक स्कूल खोलूं, तो वो तो मीकर चिकागो एकेडमी चल रहा है, ठीक है, सही है, लेकिन उनको हमेशा से था कि वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जो सफेद पोश हैं, जो अपना गम ना किसी को दिखा सकते हैं ना छुपा सकते हैं। तो वो और तालीम का जो इस वक्त हाल है आप समझ सकते हैं। जी, तो इस मकसद से ये स्कूल सुजानी टाउन में खुला है, ठीक है, और 10 साल से हम माशाल्लाह से ये काम कर रहे हैं, और अल्लाह आगे भी करने की हिम्मत दे। आमीन आमीन जी। मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं इस तरह के जो भी कराची के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी भी तरीके के हों प्रोग्राम जो कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हों और हमारे माशरे में कोई अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हों, उनको मैं बुलाऊं यहाँ पे अपने प्रोग्राम के अंदर और उनके साथ कुछ डिस्कशन करें और उनसे मालूम करें। अच्छा, ये मैडम नासा, ये बताइए, क्या आप एजुकेशन की फील्ड के अंदर क्या हादसाती तौर पे आई थी या आपने प्लान करके आप आई हैं? जी जी, ये बड़ा मज़े का सवाल है। मुझे तो लगता है ये ट्रेंड अब थोड़ा बदल रहा है कि टीचर्स एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, मैंने जब ज्वाइन किया 1996 में, जी जी, तो मुझे लगता है उस वक्त, शायद अभी भी ऐसा हो, बट उस वक्त ज़्यादा ऐसा था कि लड़कियों को कहा जाता था कि सेफ फील्ड है टीचिंग में जाना, किसी और फील्ड में आप जाएंगे तो आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ्टी, बट दिस इज व्हाट आई थिंक एक नोशन था। तो मैं तो बस ऐसे ही इसीलिए आ गई। अच्छा, लेकिन जब अंदर आई तब, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने लिखने का शौक ज्यादा था, तो पढ़ाने का शौक तो बाद में हुआ, पढ़ने लिखने का शौक ज्यादा था, तो मुझे लगता था कि हाँ मजा आएगा। और लेकिन अंदर आने के बाद पता चला, और अब ज्यादा पता चलता है, 27 इयर्स हो गए मुझे, माशाल्लाह, तो मुझे अब ज्यादा ये फील होने लगा है कि नहीं, ये सिर्फ मजा नहीं है, ये आपको यंग रखने का बड़ा अच्छा जरिया है। I think you always live young and I think we'll die young as well. बच्चों के दरमियान जब हम रहते हैं ना, वो मजा ही अलग है। सही है, बिल्कुल सही। और वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जो दे के मिलता है, वो किसी और प्रोफेशन में आपको मिल ही नहीं सकता। सही है, बस ये आपको पैशन में बदलना है, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन हमेशा शिकायत होती है लोगों की कि इस प्रोफेशन में शायद आपको सैलरीज बहुत अच्छी नहीं मिलती हैं। वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, लेकिन जो सेटिस्फैक्शन आपको ये प्रोफेशन देता है, आपको कोई प्रोफेशन दे ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे आप कमर्शियल स्कूल में काम करें, चाहे आप वेलफेयर स्कूल में काम करें, ठीक है, लेकिन आप जो देने वाला जो ये मरहला है ना, ये टीचर के अंदर एक जो देने का जो एक एलिमेंट है, ठीक है, बहुत स्ट्रांग होता है। एंड आई थिंक जो जितने भी टीचर्स इसको सुन रहे होंगे इस बात पे एग्री करेंगे, ठीक है, कि जितने पैशन के साथ हम काम करते हैं, कहने के लिए तो हाफ डे जॉब होती है, लेकिन आई थिंक वी वर्क 24 आवर्स अ डे। हमारे बच्चे हमारे दिमागों में चल रहे होते हैं, हमारा स्कूल हमारे दिमागों में चल रहा होता है, हर वक्त प्लानिंग चल रही होती है। जी बिल्कुल। आई थिंक इट्स अ वेरी 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 सैटिस्फाइंग प्रोफेशन। करेक्ट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा मैडम, ये बताइए कि ये जो काजी साहब हैं, जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर हैं इसके, इनको आपने, इनके साथ भी आपने काम किया, बता रहे थे आप, तो आपने व्हाट इज द, आप ये समझ लेंगे कौन सा ऐसा वो उनका मोटिवेशन फैक्टर था जिन्होंने इस स्कूल को जो है वो कहा गया नहीं, इस स्कूल को भी आना चाहिए, और ऐसी लो लेइंग एरिया के अंदर उन्होंने इतना अच्छा स्टैंडर्ड का स्कूल खोला है। वो कौन सा ऐसा फैक्टर था जो कि आपने, क्योंकि बहुत क्लोजली काम किया, तो क्या सोच के उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब हमने बिगन लाइट तो हमने बना लिया है फॉर मिडिल क्लास, लेकिन अब हम ये चीज़ भी करेंगे? वो कौन सा फैक्टर था, वो बताइए प्लीज़। मैं जितना उनको क्लोजली जानती हूँ इतने सालों से, माशाल्लाह से, अब वो नहीं रहे तभी मैं कहती हूँ अभी भी जानती हूँ, इसलिए कि मुझे लगता है अभी भी वो यही है। काई साहब का ना एजुकेशन को लेके जो एक मेन पॉइंट हमेशा से था, और जब वो पेरेंट्स से मिला करते थे, तो उस वक्त भी ये होता था कि भाई तालीम के साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है, जिस पे वो हमेशा फोकस्ड रहते थे। तो जब तालीम और तरबियत को जोड़ने वाली बात होती थी, जी जी, तो मिडिल क्लास के साथ जब वो काम करते थे, मतलब मिडिल क्लास पेरेंट्स के लिए जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जी जी, तो उस वक्त भी उनको फील होता था कि जब ये पेरेंट्स जो अच्छा कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, उनको जो एक मीडियोकर फीस पे करने में अगर इतनी मुश्किल हो रही है, जी जी, तो वो लोग क्या करते होंगे जिनके पास बस हैंड टू माउथ लिविंग है, जिसमें वो खा लें, पी लें, बिल्स अदा कर लें, तो अपने बच्चों को तालीम कैसे देते होंगे? ठीक है मैडम नासिर, यहाँ पे एक हमारे पास ट्रैफिक अपडेट आई है, इफ यू डोंट माइंड प्लीज। मैं इसको जी 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 बिल्कुल, ये एक आपको ट्रैफिक अपडेट देनी है।
कि एक जो ट्रैफिक का जो दबाव है वो थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा हो रहा है। एयरपोर्ट जाती हुई जो रोड है उसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोई एक रैली जो है शार फैसल के ऊपर कोई रैली निकली हुई है, वहाँ पे काफ़ी जो है उसकी वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक जैम हो रहा है। तो या तो आप कोई अल्टरनेट रूट ढूंढ लें जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, या अपने सब्र तहम्मुल के साथ ज़रा काम लेते हुए आप इंशाल्लाह आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त थोड़ा सा ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है शार फैसल के ऊपर, उसको ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करना चाहें तो आप कोई दूसरा रूट इख्तियार कर सकते हैं। थैंक यू। जी मैडम, आप सॉरी, आप कुछ बात करेंगे? कोई मसला नहीं। जी बताइए। मैं ये कह रही थी कि जब काई साहब को ये फील हुआ कि जो मिडिल क्लास परेशान है अपने बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। तो ये उनके शायद ख्वाबों में हमेशा से था। आई थिंक पहले दिन से जब बीकन लाइट स्टार्ट हुआ था उस वक्त से था। काई साहब मुझे हमेशा कहते थे कि बेटा मुझे बस अल्लाह ताला इतना दे दे कि मैं ये काम कर सकूं। ठीक है सही। तो क्योंकि वो इनकी ख्वाब का हिस्सा था, ही ड्रीम्ड ऑफ इट, यानी कि ही ड्रीम्ड ऑफ इट। ये जो हमने जो बात की है, हम जो बात करते आ रहे हैं कि जी विजन जो है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए किसी भी लीडर के लिए। उसका विजन जो है ना वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देता है। तो उनका ये ड्रीम था बिल्कुल, और वो उस ड्रीम को अचीव करने के लिए वो जो है उन्होंने मतलब कंटिन्यूअसली उनके एफर्ट्स थे, और इसीलिए शायद ये स्कूल हुआ स्टार्ट 2014 और उस वक्त वो 80 साल के थे। सबसे मजे की बात ये बताने वाली है कि हम लोग तो शायद 50 साल 60 साल में रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 80 साल की उम्र में जो उनका अज़म था, जो उनका एक सोच थी, जिसका रिफ्लेक्शन अब मैं 10 साल के बाद देखती हूँ कि क्या वाकई काई साहब ने इतना अच्छा सोचा। वो स्कूल इस वक्त 2 प्लॉट्स पर 2 बिल्डिंग्स पर हमारा स्कूल है। सोलर पावर पे है स्कूल, क्योंकि कराची में आपको पता मेजॉरिटी इलाके में बिजली तो होती नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उस वक्त जब उन्होंने बनाया, इस मॉडल पे बनाया कि बेटा यहाँ सोलर पे हम रहेंगे, कि ग्रीन एनर्जी की तरफ, सिर्फ इसलिए नहीं कि पैसे बचाने हैं या बिजली का मसला है, उसके पीछे जो दूसरा नेक मकसद था वो यही कि दुनिया में ग्रीन एनर्जी पे बातें हो रही है, मैं वो करके दिखाऊंगा। I see। तो मतलब मेरे ख्याल से 2014 के अंदर जब ये स्कूल जब आप बना तो उस वक्त तो मेरे ख्याल से कोई इतनी पावर की कोई इशू भी नहीं था मेरे ख्याल से, लेकिन ये तो इशू तो आया अभी समझ लेंगे 2-4 सालों के अंदर सारी चीजें हुई हैं जो बेड़गर्क हुआ है, समझ लेंगे। ऐसा नहीं कि पीएमटी नहीं लगवाया उन्होंने, स्कूल के नाम पे अलग से पीएमटी भी लगाया है, तो वो सर्टेन टाइम के लिए आप उस पे के इलेक्ट्रिक हम कभी यूज कर लेते हैं के इलेक्ट्रिक भी, लेकिन मेजॉरिटी हमारा माशाल्लाह से। लेकिन आप समझ लें 2014 के अंदर उन्होंने सोचा था कि जी हमने जो है वो सोलर पे जाना है। अच्छा मैडम, एक जरा फोन कॉल ले लेते हैं, देखिए क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोरंगी कराची। जी जी बोलिए सर। मैं अभी भी रेडियो ऑन किया और आपको कॉल कर दी। जी नहीं बोलिए, कोई सवाल है आपका? आप कुछ पूछे? नहीं, मैं आपकी खैरियत पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इस वक्त शो कर रहा हूँ और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप कॉल करेंगे, मेरे गेस्ट से कुछ सवाल करना चाहें, पूछना चाहें। बाकी इंशाल्लाह जब आप गौर से सुनिएगा फिर दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए बहुत। थैंक यू। सर खत्म बात। जी बोलिए। जी बोलिए। कौन से गेस्ट आए हैं? मैं रेडियो नहीं सुन रहा ना। मैडम नासर आबिद आई हुई है, वो बहुत प्रिंसिपल हैं खतीजा काजी स्कूल की, उनको हमने इन्वाइट किया है। जी कुछ सवाल आप सुन लीजिए। सवाल ये है, हाँ जी बोलिए। सवाल ये है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई सवाल करें इनसे। जी कैसे तरक्की कर सकता है? जी वो बिल्कुल करते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सब लोग परेशान हैं जी, और वाकई में हम सबको परेशान होना चाहिए, और उसके अंदर आपकी छोटी सी जो कंट्रीब्यूशन है, मेरी तरफ से मैं ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से जो है लोगों तक ये बात पहुंचे कि भाई इतना अच्छा काम भी हो रहा है और उसमें आप भी शामिल हैं। मैडम ये कॉल पता नहीं बहुत ज़्यादा आ रही है, ज़रा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी सर मेरा नाम नईम है और मैं एज ब्लाइंड हूँ, कराची से मास्टर्स किया हुआ है मैंने एजुकेशन में। माशाल्लाह। नईम बोलिए। दूसरा ये मुझे मैडम से सवाल ये करना है, जो उनका स्कूल है इसमें इससे असासा को शामिल करने का इनका इरादा है, जो खुद एजुकेशन के फील्ड के हैं, और जैसे मैं हूँ ब्लाइंड हूँ मिसाल के तौर पर, तो उन लोगों को ये फॉलो अप करेंगे? हाँ ठीक है, आप जरा गौर से सुनिएगा। डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके पास जवाब होगा आपके सवाल का, तो इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल आप गौर से सुनिएगा प्रोग्राम को। ठीक है, थैंक यू।
मैडम ये इंक्लूसिव अभी सवाल जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर भी जो है वो आप थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिए। आपने कोई ऐसी स्टेप्स लिए हैं कि कोई आपके टीचर्स कोई इस तरह की कोई डिसेबिलिटी के होते हैं तो आप उनको उनके बारे में आपका क्या राय है, बताइए सर प्लीज़। देखिए, मैं बहुत ही क्लोजली फील करती हूँ अल्लाह ताला ने जो डिफरेंटली एबल्ड लोग बनाए, मैं इनको स्पेशल पर्सन्स बिल्कुल नहीं बोलती, कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर बहुत डिफरेंट एबिलिटी के साथ अल्लाह ने इनको बनाया है। तो अभी तक तो एग्जैक्टली मैं नहीं कहूँगी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पे कोई एग्जैक्टली हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों स्कूल्स, बीकन लाइट एकेडमी भी और खज्जा काजी अली भी, उन बच्चों को बड़े आराम से ले लेते हैं जो फिजिकली कोई डिसेबिलिटी रखते हों, इन केस हाथ के हिसाब से, पैर के हिसाब से कुछ, उन बच्चों को तो हम ले लेते हैं। लेकिन जो डेफ बच्चे होते हैं या जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं, उनको इंक्लूड तो किया जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डेफिनेटली दे नीड अ डिफरेंट सेटअप ऑफ एजुकेशन। थोड़ा सा उनके लिए एक सेटअप ही डिफरेंट होता है। राइट। तो हमने खदीजा काजी अली ने उसी सुरजानी के अंदर 2 ऐसे इदारे हैं, एक डेफ स्कूल भी है, इस्लामिक डेफ स्कूल है, और एक ब्लाइंड स्कूल भी है। उनके साथ यूं एसोसिएटेड हैं कि हमारे स्कूल के अंदर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज़ में उन बच्चों को इनवाइट करते हैं, उनके साथ हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, हमारे बच्चे भी उनके पास जाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा ज़रा मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे इनका जो सवाल था वो ये था कि इन्होंने जो है वो ये ब्लाइंड हैं और टीचिंग में आना चाह रहे हैं जी। तो इनके लिए जैसे मुझे याद पड़ता मैडम 97 के अंदर मैंने जो है डिप्लोमा करा था कंप्यूटर साइंस का पेट्रोमैन से। तो वहाँ पे हमारी एक मैडम होती थी, वो बहुत यानी कि उनकी पोजीशन उस वक्त हमें बहुत बड़ी लगती थी कि भाई ये कोई लैब एडमिनिस्ट्रेटर हैं कुछ हैं, लेकिन उनकी थोड़ा सा ज़रा पाँव के अंदर इशू था। तो वो उनके साथ कोई ड्राइवर आता था जो उनको लेके जो है ना, वो टैलेंटेड होंगी तभी तो उनको रखा हुआ था कि भाई वो पूरी लैब्स को देखती थी और टेक्निकली भी बड़ी साउंड होंगी। उस वक्त हमें तो बहुत वो लगता था कि भाई, लेकिन हमें ये एहसास हुआ कि भाई हाँ नहीं, इस तरह के जो लोग होते हैं डिफरेंटली एबल्ड जो होते हैं, दे आर मोर टैलेंटेड, वेरी टैलेंटेड होते हैं। वो एक अल्लाह ताला उनको कोई चीज़ लेता है तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें दे देता है। तो अब मैं पूछना चाह रहा था कि इस तरह के अगर कोई टीचर्स जो है वो आपने कोई ऐसी कोई चीज़ इनिशिएटिव्स लिए हैं? ठीक है, अभी तक कोई आया नहीं। ठीक है, सही ना हमने एग्जैक्टली इसके लिए कुछ सोचा। ठीक है, सही। बट अगर ये सर आते हैं, मुझसे मिलते हैं किसी दिन, तो मैं मिलकर जरूर जानना चाहूंगी कि ये क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सही। क्योंकि अगेन टू नो देम मोर इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट, वेरी ट्रू। एक नॉर्मल स्कूल की विजिबिलिटी में इनके लिए कोई काम अगर निकाला जा सकता हो, मैं बहुत खुशी के साथ करूँ। माशाल्लाह, मुझे इसमें कोई, मैं विदाउट एनी डाउट ये बात कह रही हूँ, लेकिन मुझे मिलना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही, उनके अंदर क्या ऐसा है जो मैं यूज कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं उनको जॉब दे सकती हूँ। ये जो आपने जो बात बोली है ना, मैं आपको मुझे पुरानी एक बात याद आ गई वो मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ कि मैं जो है वो मेरी सिस्टर होती थी कराची यूनिवर्सिटी में। तो वो जो है वो हम बीकॉम करके मैं फारिग होता 97 के अंदर कोई, तो अब मैं फारिग था, नौकरी नहीं थी। बहन ने बोला, वो वहाँ पे अपनी PhD कंप्लीट करेंगे, तो बहन ने बोला कि भाई तुम इधर आ जाओ, तुम फारिग यहाँ तुम बहुत फिर रहे हो, तुम इधर आ जाओ, तुम बुरे लग रहे हो हमें। तो उन्होंने मुझे बुला लिया उन्होंने, और वहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे थे मैडम। उस वक्त वो वहाब साहब का दौर था और बहुत सख्ती हुई थी, रेंजर्स कराची यूनिवर्सिटी में आ गई थी, सारे बीकॉम के पेपर्स वहाँ पे हो रहे थे। सही। तो उनको जो ज़रूरत थी इन्विजिलेटर्स की, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ पे खड़े हो। तो उन्होंने बात की, तो डिपार्टमेंट उन्होंने बोला नहीं भाई पहले आप अपने भाई को बुलाइए, क्योंकि हमें देखना है उसको इन्विजिलेशन कर भी सकेगा नहीं। तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, सही है, आप कर सकते हैं, तो आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वो आपने जो बात की ना कि आपको पहले यू नीड टू मीट, यू हैव टू सी दैट इंडिविजुअल कि वो क्या, किस तरीके से हम उसकी कौन सी ऐसी एबिलिटी है जो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बात की आपने। बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप यू आर ओपन, कि आप जो है वो अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो डेफिनेटली तो मेरे ऑडियंस जो अभी कॉलर्स है उनको मेरे ख्याल से प्रॉपर्ली जवाब मिल गया होगा। मैडम, कोई सस्टेनेबल जो एजुकेशन मॉडल के हवाले से कोई अहम कोई ऐसे पिलर्स होंगे जो आपने अभी एक्सपीरियंस किए हैं एट दिस पर्टिकुलर स्कूल खतीजा काजी जो स्कूल है आपका, उसमें कोई ऐसे मेजर फाउंडेशंस जिसको आप कह रहे हैं यार इसके बगैर जो ना ज़रा मुश्किल है, तो वो आप क्या कहेंगी आप प्लीज़? देखिए, सस्टेनेबल एजुकेशनल मॉडल्स पे जो हम बात करते हैं ना जी, तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि
एजुकेशन का मकसद क्या है। ठीक है, सही, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एजुकेशन का मकसद पैसे बनाना है, क्या एजुकेशन का मकसद खाली बस ABCD सिखा के एक मैट्रिक इंटर करवाना है। ठीक है, सही। ये एजुकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा एक कम्युनिटी में चेंज लाने वाली एक सोच है। सही है। हमारे स्कूल में ये सोच क्योंकि बहुत ही पुख्ता है, तो हम कंटिन्यूसली इस बात पे काम करते हैं कि हमारा बच्चा कल पढ़ लिख कर इस मुआशरे को क्या देगा। ठीक है, ठीक है। आई थिंक सस्टेनेबिलिटी का पहला रूल यही है, जब आपके बच्चे को आप गिव बैक करना सिखाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ तालीम के हवाले से ही नहीं बट तरबियत के हवाले से भी, कल वो कम्युनिटी का एक अच्छा इंसान बने, एक फायदेमंद इंसान बने, शर ना बने, अच्छा ही फैलाने वाला बने, कंट्रीब्यूटर बने, ना ही करप्शन करने वाला बने। इसलिए कि इस मुल्क का उन्होंने पूछा था पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना है, तो करप्शन रोकना है। तो करप्शन रोकना है तो बुनियाद में पहले तो करप्शन हटाना है, तालीम पे तरबियत पे जोर देना है। सही है। तो सस्टेनेबिलिटी का पहला उसूल तो यही है कि व्हाट इज रियल एजुकेशन, उसका मतलब समझना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब आप इस गोल को रखते हुए अपने बच्चे को साथ साथ पढ़ाते वक्त फाइनेंशियल लिटरेसी की तरफ लेके जाते हैं, जब उनको सॉफ्ट स्किल्स सिखाते हैं और इस वक्त जो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो सिखाना है, क्योंकि आने वाले सालों में खाली डिग्री या एक इंटर के सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला। उनको बहुत सारे स्किल्स के साथ में जरूरत पड़ेगी। जिनके पास मल्टीपल स्किल सेट्स होंगे वो बच्चे कुछ कर जाएंगे। ओके, ये तो हो गया बच्चों के हवाले से बात। ठीक है, सही। ठीक है, अब स्कूल को सस्टेन करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे स्कूल को सस्टेन करने के पीछे 2-3 एरियाज हैं जो टारगेटेड होते हैं। जी जी। एक एरिया है कि भाई जो टीचर्स है, जो टीम है, जो काम करती है, वो स्कूल को ओन कितना करती है, वन एंगल। ओके, ठीक है। अगर आपका टीम जो आपके साथ काम करता है वो स्कूल को ओन करता है, चाहे वो गेट पे खड़ा हुआ चौकीदार हो, क्यों ना हो, बिल्कुल, चाहे कोई और हो, इवन स्वीपर, एनीबडी जो क्लीनर्स हैं हमारे, अगर वो स्कूल को ओन करते हैं तो जो आपका मिशन है कि बच्चों को एक कंट्रीब्यूटर बनना है कल, वो उस पर आप सक्सेसफुल होते हैं। मैडम नासिर कॉल्स जी आप बिल्कुल ले लें एक और कॉल। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब कहाँ से? मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे मैडम का स्कूल का एड्रेस और ये टाइमिंग बताइए, किस दिन अवेलेबल मिल सकती है, हफ्ते वाले दिन किस टाइमिंग में होंगी? बेटी इनकी वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, आप देखें, खतीजा काजी अली। मैंने आपसे कहा ना सर, मैं एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल नहीं करता सर। अच्छा। मैं आपका नंबर ले सकती हूँ इनसे, सर से, मिस्टर नईम, और मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। जी ठीक है। आप अपने, हाँ सॉरी, जी, आप अपना नंबर जो है वो मैसेज कर दीजिए। फेसबुक पे आप यूज कर सकते हैं, फेसबुक यूज कर सकते हैं, किसी से हेल्प ले सकते हैं आप? सर मेरे पास ऐसे सिस्टम नहीं है। अच्छा, ठीक है। चलिए देखें, अभी प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम के अंदर हम ये चीज़ नहीं शेयर कर सकते हैं, एक रिस्ट्रिक्शंस है थोड़ी सी, लेकिन इंशाल्लाह आपको जो है आपको फेसबुक या किसी से हेल्प लेके आप इनके स्कूल पे पहुंच सकते हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा। मैडम आपसे मिलना चाहेंगे। नंबर आपके इस नंबर पे बता सेंड करवा दूं? जी आप नंबर पे सेंड चलें, कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। जी मैडम आप कुछ बता रही हैं? सॉरी जी। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक एंगल ये है कि आपको अपने स्कूल को सस्टेन करने के लिए एक जो विंग है आपका, वो आपका स्टाफ है, उसको ओनरशिप आनी चाहिए, ताकि वो ओन करे उसी अगेन मिशन के थ्रू, कि जिससे उनको बच्चों को हमें गाइड करना है टू अ कंट्रीब्यूटर। ठीक है, सही है। तो दूसरा जो सस्टेनेबिलिटी की चीज होती है वो है आपको पैसा चाहिए स्कूल रन करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। जो पैसा चाहिए तो वो जो देने वाले लोग हैं, उसमें जाहिर सी बात है स्कूल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो इस वक्त मेरे शाना बशाना खड़ा है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में वो सारे पेट्रन्स जो इस स्कूल को ट्रस्ट करते हैं, माशाल्लाह से। और मैं आपको बड़े फख्र से बताती हूँ, पाकिस्तान आई थिंक इसके लिए बड़ा फेमस भी है कि पाकिस्तानी बहुत दिल से पैसा देते हैं, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिन पे उनको भरोसा वो ढूंढ रहे होते हैं ऐसे लोग जिन पे भरोसा किया जा सके। तो ये स्कूल भी शायद उन्हीं पेटेंट्स की वजह से बहुत सक्सेसफुली रन कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उन पेटेंट्स का बहुत खास तौर पे इस वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ, जो लोकली भी अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी हैं, US के अंदर भी हैं, UK के अंदर भी हैं, जो हम पे भरोसा करते हैं। UAE में बहुत सारे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पाकिस्तानी बहुत अच्छा है बहुत मामलों में। तो सस्टेनेबल में ये भी काम आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक और जो फैक्टर है जो इन दो के अलावा है, वो है स्कूल के बच्चे और वो पेरेंट्स, जिनके अंदर हमने एक चीज इंस्टिल करी है। वो ये है कि पेरेंट्स को भी कंट्रीब्यूट करना है स्कूल की तरक्की में, बच्चों को भी कंट्रीब्यूट करना है स्कूल की तरक्की में।
मैडम नाशा एक ज़रा मुझे न्यूज़ अलर्ट देनी है। जी जी जी, एक न्यूज़ अलर्ट है। सड़क आप जो है वो एक सेकंड। जी, सड़क का जो बंद होना है इस वक्त एक अलर्ट है, सड़क बंद है। तकरीबन कोई 4:30 बजे वक्त है इसका, और मुकाम है शारा फैसल नर्सरी बस स्टॉप। आने जाने वाला जो रोड है वो बंद है। बवजह फ़लस्तीन के हक़ में मजहबी जमात ने एहतजाज किया की वजह से ये जो है ना रोड बंद कर दी गई है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई आपके पास अल्टरनेट रूट है तो उसको इख्तियार कर लीजिए, अदरवाइज़ आप इस गर्मी में आप परेशान हो जाएंगे। और अगर आप सब्र तहम्मुल से जो है कोई और रूट ले लें तो वो आपके लिए मुनासिब रहेगा, क्योंकि रोड बंद हो चुकी है शारा फैसल के ऊपर। और वो मैंने आपको बता दिया लोकेशन क्या है, शारा फैसल नर्सरी बस स्टॉप आने जाने वाला दोनों इस तरफ जो है ना वो ट्रैफिक बंद कर दी गई है। शुक्रिया। जी मैडम, सॉरी मैडम, हम बात कर रहे थे थर्ड एंगल की बात कर रही थी, जहाँ पे पेरेंट्स और जो बच्चे हैं जी वो भी स्कूल को सस्टेन करने में किस तरह मददगार होते हैं। जी पेरेंट्स को हमने ये स्कूल में फीस का कोई अमाउंट तो बताई भी नहीं है। हम उनको कहते हैं कि भाई आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो करें। कोई 100 रुपए दे रहा है, कोई 200 रुपए दे रहा है, जो अपनी जेब उनको इजाजत देती है। कोई 300 भी दे रहा है, कोई 400 भी दे रहा है, लेकिन उनको ये खुशी होती है कि हम भी कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं इसको स्कूल को चलाने में। ये चलाने में क्या कहते हैं, मतलब स्कूल का हिस्सा है, अपना रिस्पेक्टफुली ओनरशिप हासिल करते हैं। डेफिनेटली अब हम ये कहेंगे कि फ्री में पढ़ रहे हैं, कोई फीस नहीं दे रहे हैं, तो ये वाली बात कम से कम नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा ये है कि बच्चे जो यहाँ पर हैं उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रखा जाता है हर लिहाज से। ठीक है। तो जब इस वक्त मेरा जो फर्स्ट बैच बाहर निकल रहा है माशाल्लाह से इंटर करके, ठीक है, तो उन बच्चों से जब मैं मिलती हूँ और जब उनसे मैं फीडबैक लेती हूँ तो जो एक खुशी होती है ना, उसका मैं आपको लेवल बता नहीं सकती। जब ये बच्चे कहते हैं कि मैम ये तो हमारा स्कूल है ना, हम इसके लिए नहीं खड़े होंगे तो कौन किस लिए खड़े होंगे। तो मैं समझती हूँ कि जब सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक सस्टेनेबल मॉडल बन जाता है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत आपने बात बोली। इस सारे जो एलिमेंट्स आपने डिस्कस किए हैं ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अहम पिलर है सस्टेनेबल एजुकेशन मॉडल के लिए। बिल्कुल सही बात। मैडम कोई सक्सेस स्टोरी तो बताइए अपने स्कूल से रिलेटेड, कोई जिस पे आपको जो है यू फील प्राउड कि हाँ यार ये इतनी ज़बरदस्त कुछ। आप अभी हम बैठे हुए थे प्रोग्राम से पहले, आप कुछ अपने बच्चों की कामयाबी के बारे में बता रही थी, कुछ उन्होंने कुछ अचीवमेंट की है, वो थोड़ा सा बताइए, कुछ सक्सेस स्टोरी बताइए इसकी। देखिए सक्सेस स्टोरीज की तो अभी शुरुआत होनी है जी इसलिए कि पहला बैच अभी निकल रहा है बाहर, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो जरूर शेयर करना पसंद करूंगी, जो हर लम्हा हम सक्सेस फील कर रहे होते हैं। ठीक है, सही है, ठीक है। तो उसमें एक फिर से कहूंगी, जो मेरे वहाँ के पेरेंट्स हैं वो इस स्कूल को इतना ओन करते हैं कि मैं आपको यकीन इस रेडियो शो पे कह सकती हूँ कि अगर इस स्कूल को कभी कोई प्रॉब्लम आती है, मैं एक मिसाल दूंगी भी आपको, कि वो खड़े रहते हैं, वो स्कूल के लिए खड़े रहते हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स भी खड़े रहते हैं, डेफिनेटली बच्चे तो मेरे हैं, मेरे बच्चों के लिए तो मैं बड़े फख्र के साथ कह सकती हूँ कि वो मेरे बच्चे हैं, इस पे कोई शक नहीं। दूसरा, अगर सक्सेस स्टोरी की बात करूँ तो अभी हमने 10 इयर्स का एक सेलिब्रेशन किया, जिसमें हमने 10 डेज तक कंटिन्यूसली जो है हमने कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। और मैं बड़े फख्र के साथ ये कहती हूँ कि ये पूरा प्रोग्राम हमारे बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया। हम टीचर्स उनके सिर्फ एक फैसिलिटेटर्स थे, हमारा उसमें कोई रोल प्ले नहीं था कि हम बैठ के उसके सारी चीज़ें डेकोरेशंस की बनाएं या कोई ऑर्गेनाइजेशन करें। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करने तक का इनका लेवल ऑफ अचीवमेंट था कि इन बच्चों को अगर मैं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दूँ ना अभी कर लेंगे, तो दे वुड डू इट वंडरफुली वेल। उनके पास सारे IT स्किल्स मौजूद हैं, सारे एक्सेप्शनली हैंडल करने के स्किल्स मौजूद हैं, सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ मौजूद हैं। और हमारा एक लीडर इन मी स्कूल है जो फ्रैंकलिन कवी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसका भी जो एक रोल प्ले नज़र आता है हमारे अंदर की हम कहते हैं हम सब में एक लीडर मौजूद है। बिल्कुल ठीक। तो वो जो एक क्वालिटी ऑफ लीडरशिप हमने जो बच्चों में महसूस की, दैट ऑल्सो हैड बीन अ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है। और अब जो बच्चे बाहर निकलने जा रहे हैं, तो हम जैसे 10th पास करके 11th में बच्चे आते हैं, तो हम एक बात इन बच्चों में कह देते हैं हमेशा कि अब बेटे, अब तुम लोगों ने मैट्रिक का जो एक लेवल है ना मिनिमम, वो कर लिया है, अब कॉलेज में आगे हो, नाउ यू शुड बी द वन हु शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब मैंने भी कुछ कमाना है। क्योंकि ये उन घरों के बच्चे हैं जहाँ पे फाइनेंशियली हालात बहुत अच्छे नहीं हैं,
सही। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है कि अब बच्चे कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करें। ठीक है। तो मेरा इस वक्त माशाल्लाह 30 to 40% बच्चा ऐसा है जो ऑलरेडी अर्न कर रहा है। ठीक है। बेशक छोटी सी अमाउंट अर्न कर रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है। वो जरा अमाउंट बताइए जरा कितनी है, अराउंड मतलब एक अराउंड कोई 15 बना रहा है, कोई 20, कोई 25 तक मैक्सिमम बना रहा है। बहुत ही रीजनेबल और एक इतना अमाउंट जिससे वो थोड़ा बहुत अपने लिए, थोड़ा बहुत घर के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। कम से कम बिजली का बिल नहीं, कम से कम टेलीफोन का या कोई गैस का बिल तो अदा कर सकते हैं ना। और बड़े मजे से उसमें कुछ एक दो मेरे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद मेरे कॉलेज में तो नहीं पढ़ रहे, वो जा चुके हैं छोड़ के। उन्होंने कहा नहीं हमें तरह फुल टाइम जॉब करनी है तो हम यहाँ तो नहीं पढ़ सकते मैम, लेकिन वो वापस आए हैं। मैं इसको भी अपना अचीवमेंट समझती हूँ। और वो आके अपनी पहली कमाई में से स्कूल को एक मिनिमम अमाउंट दे के गए हैं। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो मैं उसको भी अपना अचीवमेंट मानती हूँ। बिल्कुल क्रेडिट गोज टू यू। बच्चे जो है माशाल्लाह से ये सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस स्टोरी है आपकी जो आपने। बहुत जल्दी हम अपने फेसबुक पे एक और स्टोरी लॉन्च करेंगे। मैं अभी इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, बट एक हिंट दे सकती हूँ कि मेरे स्कूल की एक बच्ची है माशाल्लाह, उसने अपनी बुक्स जो हैं वो अमेज़न पे पब्लिश की हैं माशाल्लाह। तो बहुत जल्दी उसके बारे में भी हम आपसे मैं उसको बहुत यही कहूँगा कि बहुत अहम ये उसकी अचीवमेंट होगी और क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि जब जो प्रिंसिपल होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वही बच्चों को प्रमोट कर रहे होते हैं। उस बच्ची की एक बात मैं ज़रूर कोट करूँगी। जी बिल्कुल कि क्योंकि वो पहला बैच है मेरा और काई साहब के साथ वो क्योंकि बहुत जुड़ा हुआ था, तो काई साहब से इंटरेक्शन भी उनका बहुत रहा। तो उससे बाकायदा उसने अपनी वीडियो बनाई है, उसने उसमें एक बात कही है कि स्कूल में जो लाइब्रेरी पे जोर दिया गया है हमेशा, उसका सल्यूटेशन जो है ना वो काई साहब को जाता है। काई साहब ने बुक रीडिंग को इतना एम्फसाइज किया कि इस वक्त भी आप हमारे स्कूल में आएंगे तो 2 लाइब्रेरीज मौजूद है माशाल्लाह से, फुल ऑफ बुक्स, जिसको इवन हमने एक शमाई शऊर के प्रोग्राम के नाम से शाम में एक प्रोग्राम किया हुआ है, जिसका भी जो है क्रेडिट जो है बीकन लाइट की एक स्टूडेंट है आयशा सिद्दीका को जाता है। लाइब्रेरी पे बहुत जोर है कि शाम में भी लाइब्रेरी है, दिन में भी लाइब्रेरी है, पेरेंट्स आके लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं, इवन मोहल्ले के लोग भी लाइब्रेरी को यूज कर सकते हैं। जबरदस्त। मैडम कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। जी 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 वालेकुम सलाम। जी बोलिए। जी बात करिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि आप स्कूल इंक्लूडिंग कॉलेज रन कर रही है, बात तो बड़ी खुशी की है, लेकिन दो स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर साइंस तो सजेस्ट की बच्चों को यही सजेस्ट करें कंप्यूटर साइंस में एमएससी के चक्कर में ना पड़े, बस कंप्यूटर साइंस इंटर तक इनफ हो। वेस्टेज ऑफ टाइम से हम पाकिस्तानियों को बचना चाहिए। मैं आई एम क्लोजिंग माय कॉल एंड आई विल वेट फॉर योर ओपिनियन। जी ठीक है, थैंक यू। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर नहीं है, अगर आप अच्छा देख सकें तो। असल में ये चाह रहे हैं कि जी का जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जी आपने जो इंटर के अंदर जो है वो इंटर तक ही आपने जो है कंप्यूटर के अंदर एक्सपर्टीज इतनी डेवलप कर देनी है चाहिए कि वो बच्चा जो है वो बीएससी और इस तरह के लेवल के ऊपर ना जाए और बस उसी के अंदर जो है वो बच्चा अपने आप को अर्निंग के फेज में लिया है। ये थोड़ा सा कह रहे थे कि आप मैं आपको बताऊं सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस स्कूल के अंदर जो बेसिक्स डेवलप करने में कामयाब हुए हैं। मैं ज़रूर इनवाइट करूँगी आप जैसे लोगों को स्कूल आके विज़िट करें। कोशिश यही है कि क्योंकि इंटर तक हमारे हाथ में बच्चे इस लिहाज से हैं कि आगे कॉलेज तो खैर उनको अपनी चॉइस करनी है, जो भी करना है। अब जिस डगर पर चल पड़ी है ना, हमारी पूरी कोशिश है कि हम इन बच्चों में टेक स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स प्लस सॉफ्ट स्किल्स सबको साथ साथ डेवलप कर दें, ताकि वाकई में ये बात सच है कि अब वो वक्त आ गया है कि बच्चे अपना अर्निंग करके फिर बेशक अपनी आगे पढ़ाई करें। जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, एक डिग्री भी चाहिए, एक इंटर का सर्टिफिकेट भी चाहिए, दुनिया में अभी उसकी रिवाज बाकी है, अभी भी बाकी है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़ो, नहीं डिग्री नहीं हासिल करो, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हम ज़रूर इस बात पे बहुत बिलीव करते हैं कि इनको ये टेक स्किल्स मिलनी चाहिए। और मैं आपको बड़ी मज़े की एक बात बताऊं, इस वक्त हमारे 10 बच्चों को स्पॉन्सरशिप मिली हुई है थ्रू मिस्टर सुहेल, जो एक एनईडी स्कॉलर्स के लीड करते हैं। उन्होंने हमारे 10 बच्चों को एक टेक समर कैंप में
सपोर्ट किया है, जिससे वो जुड़ गए हैं माशाल्लाह इस वक्त। और उन 10 बच्चों के जरिए मजीद हम अपने स्कूल के अंदर भी उसी क्लासेस का एनहांसमेंट करने वाले हैं, ताकि हमारे बच्चों में से टेक स्किल्स के साथ इनोवेशंस की तरफ भी बच्चे जाएं, क्योंकि पाकिस्तान इनोवेशन में थोड़ा पीछे है। ठीक है सर। तो जो सुहेल साहब हैं, उनका ये गाइडलाइन हमें मिल रही है मुसलसल कि आप कुछ ऐसा करें कि बच्चे इनोवेशन की तरफ जाएं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी हो सकती है, साइंटिफिक इनोवेशन भी हो सकती है, क्योंकि यही एज है जब बच्चों में बहुत पावरफुल स्किल्स होती हैं। जो ये एज होती है, अगर इनकी इनोवेटिव माइंड्स को यूज किया जाए तो कल पाकिस्तान से भी कोई इनोवेटर जरूर बन के निकलेंगे। और हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि बच्चों को इस वक्त अपने पैरों पर खड़े हो जाना चाहिए। और वो बाकायदा इस वक्त जो एक कोर्स कर रहे हैं, उसे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी उनको एक कोर्स करवाया जा रहा है। राइट। तो हम बाकायदा इस पे बहुत काम कर रहे हैं। ठीक है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी कुछ बच्चे हैव स्टार्टेड अर्निंग, आगे भी बच्चे इसको कैरी ऑन करेंगे। राइट, ठीक है। अच्छा मैडम, ये देखिए, ये जो हम जो आज का जो टॉपिक है बिल्डिंग सस्टेनेबल एजुकेशन मॉडल के ऊपर, इनके लिए इनके कुछ मसाइल भी तो होंगे ना, जो आप इस वक्त मसाइल फेस कर रही हैं। और डेफिनेटली पढ़ा लिखा दिमाग जो होता है ना, वो मसाइल जो होते हैं उसका हल भी ढूंढ लेता है। तो ऐसे कोई एक आध मसाइल जो कि आपने बताना पसंद करेंगी कि भाई हमने किस तरीके से उसको टेकअप किया, हमने उसको कैसे हमने उसको एड्रेस कर लिया हमने, और जो कि अगर कोई ऐसा मॉडल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजुकेशन मॉडल अगर वो करना चाहे तो वो ज़रा हमारे इस प्रोग्राम को देख के उसको अवॉइड कर सकता है। देखिए, पहला जो मसाइल आता है ना, वो होता है अगर आपको बच्चों के अंदर कुछ नया लाना है या चेंज लाना है, या आगे उनको इस तरह की सोच डेवलप करनी है कि कल उनको अपना पैरों पर खड़ा होके अपनी एजुकेशन को कैरी ऑन करनी है। सही है। तो पहले वो चेंज लाने के लिए ना खुद को चेंज करना पड़ता है। यानी पहले मैं बोलूँगी मुझे चेंज होना है, फिर मुझे अपने साथ अपनी टीम के मेंबर्स को चेंज करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेन करने की बहुत ज़रूरत है, कि टीचर उन चीज़ों से गुजर के इस पे नहीं आया। वो बेचारा वही ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से पढ़ के टीचर बन गया, ठीक है, या मेरी तरह बन गया, जिसको टीचर तो बनना नहीं था लेकिन बन गया, लेकिन अब वो पैशनेट हो गया बनने के लिए। ठीक है। लेकिन ये जो लर्निंग प्रोसेस है ना, इसका कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हर्डल आपको आता है ना, वो हर्डल यही है कि टीचर के अंदर वो पॉजिटिविटी, वो पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ लर्निंग के लिए इंक्लिनेशन डालना, कि अब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, अब बच्चों को ट्रेनिंग कैसे देनी है कि कल वो लीडर बन सकें। तो उसके लिए टीचर पहले चेंज होना जरूरी है। तो सबसे पहला जो हर्डल आएगा ना, वो आपका टीचर ट्रेनिंग है। और अगर टीचर ट्रेनिंग में आप कामयाब नहीं हैं, तो आप कभी भी कोई चेंज, कोई सस्टेनेबल एजुकेशन नहीं सकते। ट्रेनिंग क्या करें, वो तो इतने बड़े हो गए, हम उनको क्या ट्रेन करें? आपको डू यू थिंक स्टिल दे नीड ट्रेनिंग, उनको जरूरत है? टीचर की ट्रेनिंग तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अच्छा। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। ठीक है। और जिस दिन टीचर ये बात समझ ले कि इस मॉडर्न जमाने में जब एआई हाथ में है, जी। और जिसके हाथ में हर वक्त बच्चे के पास तो यूट्यूब मौजूद है और लर्निंग के लिए इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो मेरा रोल एज अ टीचर क्या है? उनको एक क्रिएटिविटी के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ डेवलप करना। अच्छा। और उनको सही और गलत की तमीज सिखाना। ठीक है। प्लस जो मॉडर्न गैजेट्स हैं उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि मॉडर्न गैजेट्स का पॉजिटिव इस्तेमाल करना नहीं सिखाया तो आपकी अगली नस्ल तबाह है। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। तो उसके लिए पहले तो टीचर को ये समझ आना है कि इनको हैंडल कैसे किया जाए। तो अगर आप ये कह दें कि टीचर लर्निंग के लिए तैयार नहीं है, तो उस टीचर को तो बोले तुम चली जाओ, तुम दूसरा कोई रास्ता बना लो। टीचर या टीचर नहीं है, टीचर इज अ लर्नर एंड अ फैसिलिटेटर। अगर वो सामने खड़े होके कहती है बस मैं बोल रही हूँ तुम सुनो, तो भूल जाए, वो तो क्लासरूम ही नहीं है। ठीक है, बच्चे आपको सुनेंगे नहीं, बच्चे आपके साथ काम करना पसंद करते हैं। आप बच्चे आपके साथ सीखना पसंद करते हैं, बच्चे अपने प्रॉब्लम्स आपको शेयर करना पसंद करते हैं, सॉल्यूशंस खुद निकालना पसंद करते हैं। टीचर बोलती है मैं बता रही हूँ सॉल्यूशन, तुम सॉल्यूशन निकाल, चाहे मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन हो या कोई जिंदगी की किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो। बच्चों को आपको साथ लेके चलना है, फैसिलिटेटर बनना है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। ठीक है, सबसे बड़ा। सही, बिल्कुल सही। मैडम, थोड़ा सा जरा करिकुलम के ऊपर भी बात करें कि आप कौन से करिकुलम को फॉलो कर रही हैं, क्या कौन से बोर्ड को फॉलो कर रही हैं आप, थोड़ा सा वो बताना पसंद करेंगी? देखिए, मैं बस यास्मीन काजी की तरफ से बात करूं अगर इस सिलसिले में, जी। कि मेरी मेंटोर वो हैं। अच्छा। तो जो मेरी इस वक्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो काई साहब की बेटी हैं। ओके। मिस यास्मीन ने हमारा सारा जो एजुकेशनल साइकोलॉजी पे हमें बहुत ट्रेन किया।
तो उन्होंने एक बात, जो बातें मैं अभी कर पा रही हूँ आपसे ना, उसके पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है। तो वो एक बात मुझे हमेशा से सिखाती थी, कहती थी नासरा, चेंज एक वाहिद चीज़ है जो परमानेंट है। अगर आप चेंज के लिए तैयार हैं तो ही आप कुछ कर पाएंगी, नंबर 1। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने पहली चीज़ जो हमारे अंदर इन्फ्यूज़ की थी वो ये था कि आप एजुकेशन में एक चीज़ नासरा बिल्कुल पकड़ लो कि बच्चों को ना एग्जामिनेशन से हटा दो। ठीक है। बच्चों को डे टू डे ग्रूमिंग पे काम करो। ठीक है। तो हमने क्या किया, 5 क्लास तक एग्जाम्स नहीं रखे। 5 क्लास तक आपने नो एग्जाम ये आपने जस्ट लाइक मेरे ख्याल से जापान को आपने फॉलो कर रही हैं। जापान के अंदर भी मेरे ख्याल से ऐसे ही है कि असेसमेंट नहीं है उनकी कोई, मेरे ख्याल से कोई। तो हम लोग डे टू डे लर्निंग, डे टू डे इम्प्रूवमेंट्स पे काम करते हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया, उस बच्चे को समझ में नहीं आया तो हम उसको दोबारा पढ़ाते हैं। अभी रीडिंग इतने लेवल पे नहीं आई तो उसको दोबारा रीडिंग करवाते हैं। कि एग्जाम नहीं होता ना तो टाइम बहुत होता है, जहाँ एग्जाम होता है ना वहाँ टाइम नहीं होता। तो ये मैं करिकुलम की जब बात करती हूँ तो डेफिनेटली हम पाकिस्तानी नेशनल करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स यूज कर रहे हैं, और हम लोगों ने इस्लामियात में मुताला कुरान पढ़ाते हैं। हम लोग इस्लामियात की किताब नहीं पढ़ाते। ठीक है। हमारा बच्चा क्लास 3 से लेके 9 तक पूरा कुरान का तर्जुमे से गुजर चुका होता है। क्लास 3 से लेके 9 तक? अच्छा, पूरा कुरान का एक दफा तर्जुमे से गुजर चुका होता है। ठीक है। उसके लिए हमने मुताला कुरान की एक बुक जो कुरान अकेडमी की तरफ से इल्म फाउंडेशन है एक, जी जी, उनकी तरफ से हमें मिलता है। तो उसकी भी ट्रेनिंग्स टीचर्स को मिलती हैं कि वो किस तरह पढ़ाना है उसको, किस तरह से पढ़ाना है। ठीक है। इससे पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट भी माशाल्लाह साथ साथ शामिल है। और इन सबको तड़का लगाने के लिए ना हम पेरेंटल सेशंस बहुत रखते हैं कि पेरेंट्स को भी समझ में आना बड़ा मुश्किल होता है कि अच्छा पेपर नहीं लेंगी मैडम तो अगली क्लास में कैसे भेजेंगी। ये बहुत बड़ा मुश्किल मरहला था हमारे लिए। लेकिन अब मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स को कोई परेशानी नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा खुश होते हैं कि अच्छा पेपर तो नहीं है लेकिन मेरे बच्चा ये भी जानता है, मेरा बच्चा ये भी जानता है, मेरे बच्चे को रीडिंग भी आती है, मेरा बच्चा स्पीच भी दे सकता है, मेरा बच्चा पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, लेकिन एग्जाम नहीं है। तो करिकुलम फोकस्ड अगर मैं कहूँगी तो बस ये मेरा करिकुलम है माशाल्लाह। और 6, 7, 8 पे जब बच्चे आ जाते हैं तो हम जाहिर सी बात है थोड़ा सा एग्जाम्स भी लेते हैं। इसकी वजह ये है कि 9, 10 बोर्ड में उनको एग्जाम देना है, 11, 12 बोर्ड में उनको एग्जाम देना है, तो थोड़ी आदत तो डालनी है। लेकिन वहाँ हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाते हैं। तो हमने आगा खान बोर्ड का AKUEB का MSP प्रोग्राम लिया हुआ है जिसको मिडिल स्कूल प्रोग्राम कहते हैं। तो उसके जरिए हम साल में 3 प्रोजेक्ट्स करवाते हैं। ठीक है, सही। वो प्रोजेक्ट इतने एलैबोरेटिव होते हैं कि वो जो सारे क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसके जरिए एड्रेस होते हैं। ठीक है, सही है। और सब्जेक्ट इंटीग्रेशन है उसके अंदर। यानी कि इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। अच्छा। उसमें आर्ट, मैथ्स, साइंस इंटीग्रेट होकर प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बच्चे को ये एक डेफिनेट एक जो मूव होता है ना कि ये इंग्लिश का पीरियड है, ये मैथ्स का पीरियड है, वो तो हो रहा होता है, सिलेबस में पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट के जरिए ना उनको ये इंटीग्रेशन समझ में आता है कि अच्छा ये है मकसद पढ़ने का कि मैथ्स का स्किल इधर भी यूज हो रहा है, इंग्लिश का स्किल उधर भी यूज हो रहा है। तो रियल लाइफ में ऐसे ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि खाली आप एक स्किल को लेके जिंदगी चल रही होती है। नहीं, बिल्कुल मल्टीपल स्किल्स। 8 तक हमारे बच्चे को इस तरह हम लेके चलते हैं। 9, 10, 11, 12 अभी हम सिंध बोर्ड के साथ ही एसोसिएटेड हैं, इसलिए कि बाकी बोर्ड्स की अभी फीस अफोर्डेबिलिटी हमारे बच्चों के पास नहीं है। ना ही हमारे पास अभी इतना पेटर्न स्ट्रेंथ है कि हम कहें कि भाई उन फीस को भी हम पेटर्न से कहें कि वो अदा करें। और दूसरा ठीक है, सिंध बोर्ड्स के अप्स एंड डाउन्स को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन दुआ गो हूँ, सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश कर सकती हूँ प्लीज़ कुछ कर लें बिफोर कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, सिंध तबाह हो जाए। तालीम के लिए कुछ कर लें, इसलिए कि मेजॉरिटी बच्चा इसी बोर्ड से पढ़ रहा है, माइनॉरिटी बच्चा है जो ओ लेवल्स करता है या आगा खान बोर्ड करता है। वो लोग जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। सिंध के सिलेबस में कोई खराबी नहीं है, करिकुलम में कोई मसला नहीं है, सब कुछ फैंटास्टिक है। सिर्फ अगर बोर्ड अपने पेपर पैटर्न को, अपने असेसमेंट पैटर्न को बदल ले और अपने करप्शन को दूर कर ले तो मैं समझती हूँ बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है हमारे लिए कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। क्योंकि हम आप जैसे लोग मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूँ कि मुझे अपने बच्चों में बहुत पॉजिटिविटी दिखती है, इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत पॉजिटिविटी दिखती है। कई लोग कहते हैं हम मायूस कौम हैं, लेकिन आप एक दफा इन जवान बच्चों के साथ उठें तो सही, बैठे तो सही, आपको बहुत उम्मीद नजर आएगी, बहुत पॉजिटिविटी है बच्चों क्योंकि इन बच्चों में अभी आप SDG गोल्स की बात कर रहे थे। इस वक्त क्लाइमेट एक्शन पे बहुत काम हो रहा है, ट्री प्लांटेशन पे बातें हो रही हैं, सफाई पे बातें हो रही हैं। मुझे लगता है बच्चे कर रहे हैं, हम बड़े नहीं कर रहे हैं। बच्चे कर रहे हैं। बच्चों के अंदर ये सोच भी है। अच्छा, आपका जो कैंपस है
ये जो खदीजा काजी अली जो मेमोरियल जो आपका वो स्कूल है, ये काफ़ी मुझे बड़ा लग रहा था, काफ़ी बड़े उस पे है। तो आप उसको कैसे मैनेज कैसे करते हैं, मतलब उसकी मेंटेनेंस को, उसकी प्लांट, आप क्या वहाँ पे कुछ प्लांटेशन भी कुछ कर रहे हैं? जी, हमारे स्कूल के अंदर भी प्लांटेशन है, बाहर की तरफ भी प्लांटेशन है, और हमारे बच्चे ने मोहल्ले में भी प्लांटेशन की है। ठीक है। हमने बाकायदा ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स करी हैं। ठीक है। अब तो काई साहब के नाम का वहाँ पर एक मिस यास्मीन काजी ने और उनकी फैमिली ने, मिस फरखंदा ने, उनकी बच्चियों ने, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन तक वहाँ माशाल्लाह से फैमिली सपोर्ट में खड़ी हुई है। ठीक है। और आफाक भाई भी एक उनके भाई होते हैं। अवेयरनेस है सस्टेनेबिलिटी। तो उन लोगों ने वो पार्क भी बनाया है मोहल्ले में। अच्छा। तो उस पार्क में भी हमने प्लांटेशंस करवाई हैं माशाल्लाह, और मोहल्ले में भी प्लांटेशन। तो उसकी देखभाल कौन करता है? हमने इस तरह का कुछ सिस्टम बनाया है, जब बच्चा प्लांट करता है एक प्लांट को, तो उसको टेक केयर भी खुद करना होता है। ओके। उस प्लांट का केयर टेकर बन जाता है वो बच्चा। अच्छा, ताकि नहीं पानी वानी डाले। हमें वो टाइम टू टाइम जो है ना उसकी ग्रोथ की पिक्चर्स भी भेज रहे होते हैं बच्चे कि अब ये ट्री यहाँ तक बड़ा हो गया, ये ट्री यहाँ तक बड़ा हो गया। ओके। तो ये काम हो रहा है। तो उसकी सेफ्टी के लिए भी वो खुद ही जिम्मेदार है। इसलिए कि मोहल्ले में जाके आप कितना काम कर सकते हैं। मेरे बच्चे तकरीबन 1100 बच्चे हैं माशाल्लाह से। उसमें जो बच्चों ने प्लांट, इस वक्त 300 ट्रीज तो माशाल्लाह से सर्वाइविंग है और वो बड़े हो रहे हैं। आगे इंशाल्लाह मजीद इस पे काम करने का इरादा भी है। बिल्कुल सही। और 1-2 काम और लॉन्च हो रहे हैं आगे। एक बच्चों को सिखाना है कि भाई खुद ग्रो करो और खुद खाओ। ठीक है। ये जो हमारा ऑर्गेनिक सब्जी उगाने पे और फल उगाने पे जो बातें अब चल पड़ी हैं, अच्छा, हम चाहते हैं कि बच्चों को एक तो इस पे तालीम दें। ठीक है। दूसरा पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, जद्दोजहद में लगी हुई हूँ। हम चाहते हैं कि डस्टबिन्स का जो एक अलग करने का जो निज़ाम है, जो बाहर के मुल्कों में बहुत कॉमन है, कि हम ऑर्गेनिक वेस्ट को एक अलग डस्टबिन में डालते हैं, प्लास्टिक वेस्ट को अलग डस्टबिन में डालते हैं, और जो पेपर वेस्ट है उसको अलग डस्टबिन में डालते हैं। ये आपके वहाँ पे स्कूल में हो रहा है? स्कूल के अंदर के डस्टबिन में तो ये काम मैंने कर लिया है। राइट। लेकिन जब मैं देती हूँ ना, तो वो जो बच्चा बेचारा जो मुझसे कचरा लेने आता है, वो बस एक चीज का सलाम करके दुआ दे के चला जाता है कि मैडम कम से कम आपने तो हमारी जिंदगी आसान कर दी कि हमें कचरों से कचरा चुन के अलग नहीं करना पड़ता। हमको अलग कचरा मिलता है, हम उसको आगे बेच देते हैं। लेकिन मैं इंतजार में हूँ कि कोई आए मेरे पास, इस काम को टेकअप करे, उससे कुछ मॉडल बनाए ऐसा जिससे रिसाइकलिंग हो सके, रीयूज हो सके। लेकिन अभी इसके लिए मुझे कोई ऐसे इदारों के इंतजार है जो इस पे ऑलरेडी काम कर रहे हों। कचरा इकट्ठा करके देना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, उसका रियल यूज अल्टीमेटली वही कचरा जाके बाहर जले तो फायदा नहीं है ना। तब तो फायदा, ठीक है। क्योंकि मैं समझती हूँ ऑर्गेनिक वेस्ट को भी रिसाइकिल करके हमें खाद बनाई जा सकती है बड़े आराम से। अच्छा, आपके बच्चे जो आपके स्कूल में जो बच्चे हैं उनको आपने कैसे एजुकेट किया कि भाई बेटे बात सुनो, जो प्लास्टिक जो तुम्हारा रैपर है तुमने इसमें डालना है, और अगर कोई तुमने जो क्या नाम है पेपर अगर तुमने ट्रैश करना है तो वो इसके अंदर डालना, कैसे आपने उन बच्चों को, क्योंकि छोटे बच्चे हमने ना वहाँ पर कुछ ग्रीन टीम्स बना ली है स्कूल में। ग्रीन टीम्स बनाई हैं? ओके। तो वो जो टीम के बच्चे होते हैं ना, उनके थ्रू हम क्लासेस में अवेयरनेस करवाते हैं। ओके। और असेंबली में अवेयरनेस होती है, और वो अलर्ट पे रहती है ब्रेक टाइम पे। तो क्लासरूम के अंदर का भी जो वेस्ट है ना, पेपर वेस्ट एक अलग थैली में जमा होता है, जो एंड ऑफ द डे उसी डस्टबिन में चला जाता है। और जो बाकी जो कचरा होता है वो तो सफाई हो जाती है। ठीक है। और ब्रेक टाइम में डस्टबिन के ऊपर लेबलिंग हुई है, तो वो लेबल के हिसाब से बच्चों को समझ होती है कि डस्टबिन, इस डस्टबिन में ये वाला कचरा डालना है। राइट। तो उससे अल्लाह का शुक्र है कुछ फायदा हो रहा है। अच्छा। लेकिन अगेन मैं कहूंगी स्कूल के अंदर तक ये काम काफी नहीं है, कि जो बच्चा अल्टीमेटली जो मुझसे कचरा लेके जा रहा है ना, वो पेपर को तो पेपर में बेच देता है, ठीक है, प्लास्टिक को प्लास्टिक में बेच देता है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे जबरदस्त किस्म का ये रिसाइकलिंग का काम हो रहा है। लेकिन उसके लिए जो गंदगी में लोगों को घुसना पड़ता है ना, वो हमारे लिए बड़ा शर्म का मुकाम है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, सफाई ईमान है, लेकिन हम जितने गंदे हैं शायद ही कोई कौम गंदी होगी। इसकी वजह ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम कहते हैं कि बस जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, सब कुछ तो ऐसे ही हो रहा है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करेगी। हाँ, गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन आप क्या रोल अदा कर रहे हैं? लेकिन हमारा क्या रोल है? बिल्कुल सही कहा आपने। अपने स्कूल में तो जिम्मेदारी आपने पूरी कर ली है, बट आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आप ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि भाई जो जनरल पब्लिक है उस चीज़ का भी वो ख्याल करे, ताकि फिर मिलके ही एक काम अच्छा जो होता है वो मिलके होता है। बाहर चल के जब बच्चा वो करना चाह रहा होता है तो नहीं कर पा रहा होता। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक है आपने। मैडम ये मुझे बताइए कि जो अगर कोई रिकमेंडेशन आपके पास है ऐसी कि कोई तालीमी जो इदारे होते हैं, एजुकेशन जो सिस्टम होते हैं, उनके लिए क्या आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे? अगर वो सस्टेनेबल एजुकेशन मॉडल को अडॉप्ट करना चाहें तो आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी? 1-2 रिकमेंडेशन हम देना चाहेंगे कि भाई यार ये करें। तो जैसे आपका स्कूल माशाल्लाह से एक बहुत अच्छा सस्टेनेबल चल रहा है, बहुत अच्छा आप उसको अपने
तो कोई आप अगर देना चाहें तो बताइए प्लीज़। पहले तो नीयत साफ कर लें, ठीक, कीवर्ड्स में नियत टुवर्ड्स गिविंग एजुकेशन, चाहे कोई भी स्कूल हो, चाहे वो एलीट स्कूल हो, चाहे मोहल्ले का स्कूल हो, चाहे कोई भी स्कूल हो। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी नीयत क्या है, ठीक है, तालीम को देने के पीछे। खाली तालीम देके डिग्रियां लेके स्कूल का नाम बनाना है, या वाकई में आने वाली नस्ल के अंदर कुछ चेंज करना है। ठीक है, पहले तो नीयत साफ होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नीयत का साफ होना स्कूल की तरक्की भी है। आपके पास पैसे भी आएंगे अगर आप पैसे कमाने वाला स्कूल है तो, और अगर हम जैसे वेलफेयर स्कूल हैं तो वहाँ पर आपको सपोर्ट करने वाले लोग भी आ जाएंगे। ठीक है, नीयत साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ रखनी है, आपको ऑनेस्टी के साथ आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करना है। तो ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएंगे, दुनिया के लिए कुछ कर जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली नाउ इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड, नाउ वी गो ग्लोकल। हम लोकल नहीं रहे, हम ग्लोकल हैं। ठीक है, तो अगर दुनिया में अच्छाई बरकरार रखनी है तो हमें वो पौधा लगाते रहना है, चाहे कयामत सामने दिखे क्यों नहीं रहो। वैसे तो कहते हैं ना हम आखिरी जमाने में हैं, लेकिन जैसे एक हदीस है कि आखिरी वक्त तक भी आपको अपना पौधा लगाना नहीं छोड़ना है। तो पौधा, ये बच्चे भी पौधे ही हैं, उनकी अच्छी नशोनुमा करेंगे, उनको अच्छी खाद देंगे, अच्छा पानी देंगे, अपनी नीयत साफ रखेंगे, तो कल ये जरूर बड़े होके सायेदार ही बनेंगे, फलदार बनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सस्टेनेबिलिटी का पहला गोल यही है कि आपकी नीयत साफ हो। जब आपकी नीयत साफ है, चाहे आप किसी भी तरह का स्कूल हो, वहाँ को आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आप पैसे कमाने वाले स्कूल है तो पैसा भी कमाएंगे, लेकिन आप कुछ कर जाएंगे अच्छा। और अगर आप हमारी तरह का स्कूल है तो ऐसे बहुत स्कूल्स और बन जाएंगे जिनको सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग मौजूद मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानी चाहे यहाँ हो चाहे बाहर हो, आई थिंक दे वांट टू हेल्प, दे वांट टू डू समथिंग, लेकिन उनको लोग अच्छे चाहिए, उनको ये लोग चाहिए जिनकी नीयत साफ, जिनकी नीयत साफ, जिनके पास पैसा इन्वेस्ट करके कल 2 मिनट के लिए ये नहीं लगे पता नहीं कहाँ पैसे दे दिए हैं, ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। तो लोग चाहते हैं, और मैं समझती हूँ बहुत उम्मीद वाली कौम है हम, मैं ना उम्मीदी में नहीं हूँ। हालांकि कई दफ़ा खुद भी बहुत मायूस हो जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत मायूस होती हूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद जब स्कूल जाती हूँ और बच्चों को देखती हूँ ना, तो उम्मीद हो जाती है, वापस उम्मीद आ जाती है कि नहीं, इनके लिए कुछ नहीं किया तो फिर क्या, कल मरेंगे तो कुछ तो छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। ये जो आपने बात की है कि हमें जो है वो सस्टेनेबिलिटी के लिए हमारे पास जो है ना नीयत साफ़ होनी बहुत ज़रूरी है। आप हमें बस आखिर क्योंकि प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है कि मुझे पता ही नहीं चला टाइम कहाँ चला गया। मैं सिर्फ आपसे सिर्फ एक ट्रिक लेना चाह रहा हूँ कि आप कैसे अपनी टीचर्स को ये आइडेंटिफाई करती हैं कि भाई ये लोग जो हैं, क्योंकि आप वहाँ पे हेड कर रही हैं, आप कैसे इन टीचर्स को, बिकॉज देखिए टीचर्स आपने बार बार कहा कि भाई टीचर्स को चेंज करना है और उनको भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम का बहुत अहम पार्ट है। उन टीचर्स की जैसे आपकी नीयत साफ़ है, या काजी साहब के आपके जो फाउंडिंग मेंबर है उनकी नीयत साफ़ थी, उन्होंने आपको देख के आपके अंदर कुछ सच्चाई होगी, कोई मेहनत देख के ही आपको अपने साथ रखा, अपनी टीम में रखा। आपने अपनी टीचर्स के अंदर क्या चीज़ ऐसी देखती हैं जब आप उनको अपॉइंट करने के लिए जाती हैं कि भाई हाँ यार इसकी नीयत साफ़ है और मेरे गोल जो हमें आपके जो फाउंडिंग मेंबर है उन्होंने जो आपको गोल दिया है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करेगी। मुझे बस आप कोई ऐसी चीज़ बताइए जो कि हमारे लिए जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो उससे ज़रा मुस्तफ़ीद हो जाएं, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत है, टीचर्स की सिलेक्शन के अंदर भी बहुत अहम रोल आपने किया होगा। तो आप मुझे बता सकती हैं प्लीज़, ये आखिरी हमारी आपके लिए गुजारिश है। जो आखिरी सवाल था ना वो सबसे मुश्किल सवाल था आपका जी। जब टीचर अपॉइंट करते हैं ना तो एक बेसिक उसकी एक प्रोटोकॉल होती है, ठीक है? आप एक टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप उनको क्लास में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो इंटरव्यू है ना वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। एक जो बेसिक स्किल आपको चाहिए एक टीचर में कि उसकी अगर कहीं नॉलेज की टेस्टिंग है वो हो जानी चाहिए, वो कैसे पढ़ाती हैं, चले क्लास में उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ कैसा है वो देख लिया जाए। लेकिन मैं कभी भी ना टीचर को इतनी एक्सपेक्टेशन के साथ क्लास में नहीं भेज रही होती हूँ कि वो जैसा मैं चाहती हूँ ना वैसा पढ़ाने वाली टीचर बन जाए। अगर मैं ये ढूंढने जाऊँ तो मुझे शायद कभी टीचर नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग पे बिलीव होना चाहिए कि मैं अपनी टीचर को ट्रेन कैसे करूँ, ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है, इतना है भरोसा, ठीक है, सही। लेकिन सिर्फ जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा मैं कर रही होती हूँ ना वो उनको अपॉइंटमेंट कर उनसे बात करती हूँ, आई टॉक टू देम, ठीक है। उनके हैबिट्स के बारे में जान रही होती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनका इंटरव्यू काफ़ी लॉन्ग लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लास में उनकी थोड़ी वाइब्स को फील करती हूँ कि उनके बच्चों के साथ कैसी वो केमिस्ट्री कैसे मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसे बच्चों को, क्या बस खड़े होके बस ऐसे ही बोल के चली जाती हैं, या
क्लासरूम में उनका बच्चों के साथ एक इंटरेक्शन है। जिस टीचर में इंटरेक्शन दिखता है ना, बस मुझे लगता है कि ये टीचर बच्चों से मोहब्बत करेगी। तो टीचर जब मोहब्बत करने वाली मिल जाती है तो फिर उसको ट्रेन करना इतना मुश्किल नहीं होता है। क्या बेसिक स्किल्स तो चेक कर चुके होते हैं कि उसको राइटिंग आती है, उसको रीडिंग आती है, वो पढ़ लेती है, उसको नॉलेज लेवल है। लेकिन इंटरैक्टिव टीचर है, अगर आपको लग रहा होता है कि वो बच्चों से मोहब्बत करने वाली है, क्योंकि मैं समझती हूँ एक ही चीज़ जो इन बच्चों में हर किस्म का चेंज ला सकता है वो है मोहब्बत। मोहब्बत करने वाली है तो वो सिंसियर भी होगी, वो आपकी बातों को भी समझेगी, ओन भी करेगी कल जाकर स्कूल के, और लर्न करने के लिए भी तैयार होगी। थैंक यू। इस बहुत खूबसूरत मशवरे के साथ मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपके मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे बुलाया। बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अहम मौजू पे हमने क्या मैं शाहरुख का भी नाम ले लूं यहाँ पे कि उन्होंने मुझे आपसे इंट्रोड्यूस करवाया कि शाहरुख। थैंक यू शाहरुख, थैंक यू कि मौका दिया अच्छे लोगों से मिलने का और कुछ अच्छी बातें करने का। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद।